हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। आइए हम लोग देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। अब इसका आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग धारा 6 तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे धारा 7। धारा 7 में जो महत्वपूर्ण चीज है, तो इसमें बताया गया है सूचना का जो आवेदन होगा उसका निस्तारण या जवाब सामान्य सूचना अगर होगी तो 30 दिन के अंदर, और अगर किसी के जीवन से जुड़ी हुई, मतलब किसी के जीवन की रक्षा के लिए या किसी के जीवन के पर्सनल उससे संबंधित होगा, तब आपको सूचना 48 घंटे के अंदर या 2 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसको थोड़ा सा और देख लीजिए। मतलब इसमें बताया गया है कि अगर कोई सूचना का निस्तारण या जवाब अगर सामान्य सूचना होती है तो उसके लिए 30 दिन का समय पर्याप्त है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर किसी के व्यक्तिगत जीवन या मूल अधिकारों से संबंधित सूचना है, तब वह सूचना 48 घंटे के अंदर या 2 दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जो जीवन से जुड़ी सूचना होगी उसके लिए सूचना कितने समय में उपलब्ध कराई जाएगी। तो वहां पे 48 घंटे दिया हो सकता है, और घुमाकर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे 2 दिन भी दे सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और फिर जवाब दें। अब हम लोग देखेंगे धारा 8। धारा 8 में हम लोग देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि कुछ मामलों में सूचना देने से छूट दी गई है। अब वो कौन कौन से मामले हैं जिसमें छूट दी गई है, तो हम लोग देखेंगे कि जैसे इंटेलिजेंट ब्यूरो है, या जो भी हमारी सुरक्षा से संबंधित संस्थाएं हैं, उनके बारे में हमें अधिकार प्रदान किया गया है कि वो लोग अपनी सूचना ना भी दें तो उनको इससे छूट प्रदान की गई है। अब हम लोग देखेंगे अगली धारा में हम लोग देखेंगे धारा 12। तो धारा 12 में हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। अब ये गठन इसका कैसे होता है, जो हमारा सूचना आयोग है उसका गठन किस प्रकार से होता है, वो धारा 12 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, इसमें एक तो मुख्य अध्यक्ष होगा, मतलब मुख्य सूचना आयुक्त, और उसके बाद 10 अन्य आयुक्त होंगे। यह धारा 12 में वर्णित किया गया है। क्या होगा कि इसमें बताया गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग जो होगा उसके गठन में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे, और इनकी नियुक्ति अगर क्वेश्चन आपसे बनता है तो आप बताओगे कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसकी? केंद्रीय सूचना आयोग के जो अधिकारी होंगे तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। उनमें कौन कौन शामिल होगा? एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 अन्य आयुक्त होंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे की धारा। अगली धारा है धारा 13। तो धारा 13 में हम लोग जब देखेंगे तो इसमें कार्यकाल के बारे में बताया गया है। वो भी कार्यकाल किसका होगा? मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का कार्यकाल। तो इसमें बताया गया है कि इनका जो कार्यकाल होगा वह 5 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक होगा। मतलब इनमें से जो भी अधिक हो, मतलब या तो 5 साल का ये तो कार्यकाल हो गया, लेकिन अगर उससे पहले वो 65 साल पूरी कर जाते हैं तो उनको, जब वो कार्यकाल 65 वर्ष पूरा हो जाएगा तो उनका कार्यकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, इसमें एक नोट दिया हुआ है, तो नोट हम लोग देख लेते हैं, बहुत जरूरी नोट है। तो इसमें बताया गया है कि 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम एक संशोधन विधेयक पारित किया गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार, कौन? केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है
कि जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा या अन्य आयुक्त होंगे उनका कार्यकाल क्या होगा। मतलब इसमें ये जो संशोधन हुआ 2019 में, इसमें निर्धारित किया गया कि जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल होगा वह सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसमें आपसे, जब आप लोग इतना पढ़ ही रहे हो, तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन हैं, या ऐसे भी बन सकता है कि भारत के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन हैं। तो आप बताएंगे इसमें कि यशवर्धन सिन्हा भारत के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अब देखते हैं हम लोग अगली धारा 14। तो धारा 14 में क्या वर्णित किया गया है ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि धारा 14 में मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार के आधार पर पदच्युत किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त जो हैं उनको यदि किसी प्रकार का कदाचार का दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा उनको निलंबित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, किंतु ऐसे कदाचार के आरोप की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी। मतलब ये जो उनके ऊपर जो कदाचार का आरोप लगा है उसकी जांच कौन कर सकता है, तो उसकी जांच उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। अब हम लोग देखते हैं आगे की धारा 15। तो धारा 15 में हम लोग देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि वो तो केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हो गया, अब जो राज्य सूचना आयोग होगा उसका गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन शामिल होगा, इसमें बताया गया है कि वही सेम प्रोसीजर कि जैसे एक आयुक्त केंद्र सरकार ने तय किया था या नियुक्त किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी राज्य सरकार एक आयुक्त तथा 10 उपायुक्तों की नियुक्ति करेगी। इसके बाद इनकी जो नियुक्ति होगी किसके द्वारा की जाएगी, भाई देश का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, भले ही कागजों में ही सही, लेकिन वो होता तो वही है। उसी प्रकार से जो राज्य का मुखिया होता है तो वह होता है राज्यपाल। अतः इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी तथा उसको हटाने का भी अधिकार राज्यपाल को ही प्रदान किया गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट धारा 18। तो धारा 18 में क्या बताया गया है, तो धारा 18 में सूचना आयोग के कार्य तथा शक्तियों के बारे में बताया गया है। भाई सूचना आयोग के क्या क्या कार्य हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, इन सब के बारे में इसमें धारा 18 में बताया गया है। तो सूचना आयोग के मुख्य कार्य यही हैं कि भाई इसको अपील का अधिकार है और जो भी सूचनाएं देने में वो करता है उनको दंडित कर सकते हैं। सूचना के लिए नियम बनाने का अधिकार, ये सारे अधिकार किसके हैं, सूचना आयोग के। तथा जो भी आयोग समय से मांगी गई सूचना को उपलब्ध नहीं कराएगा उसके लिए दंड तथा जो भी जुर्माना है उसका तत्काल। अब हम लोग देखते हैं अगली धारा 19। तो धारा 19 में हम लोग देखेंगे कि बताया गया है कि यदि सूचना न प्राप्त होने की स्थिति में अगर कोई सूचना नहीं देता है तो उस स्थिति में क्या प्रावधान किया गया है, तो उस स्थिति में धारा 19 के अंतर्गत अपील का प्रावधान किया गया है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई विभाग या जो भी कर्मचारी है वो अगर सूचना नहीं उपलब्ध कराता है तो उसके विरुद्ध ये जो आयोग होगा वहां पर
अपील की जा सकती है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति, इसमें बताया गया है, उसी को थोड़ा सा परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी विभाग से सूचना प्राप्त करना चाहता है और वह विभाग विधिपूर्ण सूचना नहीं देता है, तो व्यक्ति द्वारा उस विभाग के खिलाफ सूचना आयोग से अपील की जा सकती है। मतलब क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति किसी विभाग से कोई सूचना मांगता है और वह सूचना विधिपूर्ण हुई फिर भी उस विभाग ने उसको समय से सूचना नहीं दी, तो इसके लिए वह सूचना आयोग में अपील कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे अगली धारा। तो इसमें बताया गया है, यहाँ पे धारा देखिए मिसप्रिंट हो गई है, उसको हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तो यहाँ पे बताया गया है अगली धारा में कि सूचना न देने पर लोक सेवक को दंड का प्रावधान किया गया है। अब वो दंड कितना होगा, अगर कोई विभाग 30 दिन के भीतर सूचना देने में असफल रहता है तो उसे प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से जुर्माना, जो कि अधिकतम कितना हो सकता है, 25,000 रुपए। मतलब इसका क्या हुआ, देखिए 250 रुपए तो वो तो डेली का बंधा हुआ है, लेकिन 250 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस तरह बनेगा, अगर 25,000 रुपए इनमें से जो ज्यादा होगा, मतलब जो अधिकतम होगा, मतलब अगर 250 के हिसाब से अगर 25,000 के ऊपर निकल रहा है तो वो नहीं तय किया जाएगा, मात्र 25,000 रुपए ही जुर्माना तय किया जाएगा। तत्पश्चात विभागीय कार्यवाही होगी। जो भी विभाग या विभाग का अधिकारी ये सूचना देने में आनाकानी करता है तो पहले तो जुर्माना देना पड़ेगा उसको, उसके बाद उसके खिलाफ विभागीय जो भी कार्यवाही होगी तो वो उसके ऊपर की जाएगी। अब हम लोग देखते हैं धारा 24। धारा 24 में क्या बताया गया है, हम लोग इसको देख लेते हैं। तो धारा 24 में हम लोग देखते हैं कि सूचना देने की छूट, मतलब ऐसे कौन से विभाग हैं जिनको सूचना देने से छूट प्रदान की गई है। तो इसमें बताया गया कि जो विभाग गोपनीय भारत की सुरक्षा में लगे हुए हैं तो उनको सूचना देने से छूट प्रदान की गई है। अब इस तरह के गोपनीय विभाग कौन से हैं जो भारत की सुरक्षा में लगे हुए हैं, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे इंटेलिजेंट ब्यूरो हो गया और रा हो गया और आपकी CBI, CID आदि जितने भी, और आपके जो ये जितने भी सीमा संरक्षक बल, सशस्त्र सीमा बल आदि जितने भी हैं, इन सबको सूचना देने से छूट प्रदान की गई है। अब हम लोग देखेंगे अनुसूची। अनुसूची में क्या दिया हुआ है भाई, इसमें हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप लोगों ने देखा था कि अनुसूची 2 हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं अनुसूचियों के बारे में। तो अनुसूचियों के बारे में क्या वर्णन किया गया है, यही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो पहली अनुसूची है तो उसमें बताया गया है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य आयुक्त होंगे तो उनके द्वारा जब उनको नियुक्त किया जाएगा उसके बाद उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो वो जो शपथ पत्र होगा उसका प्रारूप क्या होगा, पहली अनुसूची में यही वर्णित किया गया है। तो मतलब इसमें बताया गया है कि शपथ का जो प्रारूप होगा वो किस तरह का होगा, उसका पूरा प्रारूप इसमें दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या वर्णित किया गया है, तो अनुसूची 2 में केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन। इसका मतलब क्या हुआ, तो केंद्रीय सरकार द्वारा जितने भी जो सुरक्षा संगठन स्थापित किए गए हैं उनको सूचना देने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, वह अपनी सूचना देने से बिल्कुल भी किसी तरह से बाधित नहीं है। मतलब क्या हुआ कि वो चाहे तो सूचना दे सकते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें हमारे सारे सशस्त्र बल, CBI
आई बी रा ये सब शामिल है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं आज की क्लास। ओके, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।